x1 y1 से दीर्घवृत्त पर, बिंदु x1 y1 से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का संयुक्त समीकरण। बोलो क्या होगा? SS1 बराबर टी स्क्वायर। नेक्स्ट आर्टिकल, बिंदु x1 y1 से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्श जीवा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श जीवा समझ रहे हो ना? स्पर्श जीवा का समीकरण, ये पॉइंट इधर आ गया तो टेंजेंट t बराबर 0। अगला आर्टिकल, डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। डायरेक्टर सर्कल, बोलो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। किसी दिए बिंदु पर, किसी दिए बिंदु पर, प्लीज, किसी दिए बिंदु पर समद्विभाजित होने वाली जीवा, किसी दिए बिंदु पर समद्विभाजित होने वाली जीवा क्या होता है? t बराबर S1। वेरी गुड। ध्रुव तथा ध्रुवीय रेखा, ध्रुव तथा ध्रुवीय रेखा, किसी ध्रुव का ध्रुवीय रेखा कैसे बनती है? t बराबर 0। वेरी गुड। अरे सबकी सेम है, मैंने बोला था, जितने भी आगे लिखता रहूंगा। आगे लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। नॉर्मल, अभिलंब।
अभिलंब यानी नॉर्मल की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्लोप क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। implies स्पर्श रेखा ऑफ अभिलंब। उल्टे का नेगेटिव। अब यहां से वो थोड़ा कम देना शुरू कर देता है क्योंकि इनकी इक्वेशन याद रखना भी थोड़ी सी महाभारत टाइप की है। मैं तो अभी सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैं आर्टिकल करता जा रहा हूं, बट एग्जाम में इतना सारे सिलेबस के बीच में इसको याद रखना थोड़ा भारी काम होगा। बाकियों को मैंने अभी तक नहीं बोला, बट इसको अब जो आने वाली इक्वेशन है इनको याद रखना। इसको आप सिर्फ वहां कर सकते हो, बट सब कुछ याद रख के जाना बहुत टेढ़ा काम है इसको। अब आप देख ही रहे हो, अभी तो मैं बोल दूं ये क्या है, बस आपको ध्यान रखना है कि अभी मेरे से तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं तो सीधा सीधा ऐसे करता जा रहा हूं, कैलकुलेट करता जा रहा हूं। अब डिवाइड करना है और आंसर कैसा लिखा हुआ है? ए स्क्वेयर एक्स बटा एक्स वन। तो पहले बिना एक्स और वाई वाले एक तरफ, एक्स वन वाई वन से भाग, एक्स वन वाई वन से भाग। ऐसा ए स्क्वेयर एक्स बाई एक्स वन। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए कुछ सोचिएगा कि कैसे याद रख पाओगे आप, कि मेरे लिए पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी भी आसान है कि यहां पर एक्स वन वाई वन की जगह बस ए सीकेंड थीटा और बी ए साइन थीटा कॉस थीटा और बी साइन थीटा पुट कर दूंगा प्राचलिक रूप के लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब वो बेसिकली ये जो एलिप्स वगैरह होता है उनमें इतना आगे नहीं पहुंचता है, वो पहुंचता ही नहीं है, मतलब इनमें तो बिल्कुल सीधी सीधी इक्वेशन देके छोड़ देता है।
तो बस एक नोट लिख लें, किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ओके, पहली नोट लिख दिया, किसी बिंदु से अभिलंब पर दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे, जैसे पैराबोला में 3 खींचे जा सकते थे, वैसे इस पे 4। अगला लिखें, यदि किसी बिंदु से, ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली, यदि किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर, यदि किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जाते हैं, 4 अभिलंब खींचे जाते हैं, जिनका उत्केंद्रीय कोण, θ1, θ2, θ3, θ4 है, वो कर दिया। θ1, θ2, θ3, θ4 है, तब समेशन कॉस θ1 प्लस θ2 बराबर 0, ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, समेशन साइन θ1 प्लस θ2 बराबर 0। तथा यदि बिंदु ये है, θ1 कोण की जगह ये वाले बिंदु बोलूं, इतना दो करवा दे। यदि बिंदु P x1 y1, यदि बिंदु P x1 y1 तब ये पी क्यू आर एस कौन से हैं पता है ना, उस बिंदु से जो 4 अभिलंब खींचे गए हैं वो पॉइंट ये हैं, यानी ये कह रहा हूं। कई बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है देखी हुई भी काम आ जाती है, सिर्फ देखा हुआ हो। 4 इक्वल टू 4, तो लिखें अब क्वेश्चंस।
बिंदु 2,3 से, रिपीट इन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में रिपीट करने का मतलब है, क्या था? देर आर 4 नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, there are four normals, there are 4 normals can be drawn from a point to an ellipse, ठीक है ना? 4 normals can be drawn from a point to an ellipse. Second, if theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 are eccentric angles of 4 points, if theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 are eccentric angle of 4 point on the ellipse this, x square by a square, y square by b square बराबर 1, the normal at which are concurrent, the normal at which are concurrent, then ऐसा होगा। इसका मतलब है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस cos थीटा 3 प्लस थीटा 1 बराबर प्लस थीटा 4 बराबर 0। ओके, अब क्वेश्चन लिखें। बिंदु 2,3 से, ये तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा। बिंदु 2,3 से दीर्घवृत्त, बिंदु 2,3 से दीर्घवृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कितने खींचे जा सकते हैं? सर पॉइंट बाहर हुआ तो 2 खींचे जा सकते हैं, पॉइंट बाहर हुआ तो 2, पॉइंट ऊपर हुआ तो 1, पॉइंट अंदर हुआ तो 1 भी नहीं। तो यानी मुद्दा यह है कि पॉइंट कहां पर है। नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स, कितने वास्तविक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, वास्तविक वर्ड और यूज कर लें। नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू एलिप्स दिस, number of real tangent drawn from point this, number of real tangent drawn from point this to ellipse this. Number of real tangent drawn from point this और ये साइन वाला जो रिजल्ट क्या है, बाहर है कि अंदर? बाहर। तो आंसर क्या आया? 2। तो 2 टेंजेंट्स। ओके, इसके साथ वैसे एक और रिजल्ट होता है कि अगर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा 3 प्लस थीटा 1 बराबर 0, मतलब आपके पास जगह है तो आप ये भी लिख सकते हो। यहां ऐसी चीजों पे तो कभी पहुंचा ही नहीं है वो, आखिरी में जा जाते वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आपकी बुक में तो, बुक के हिसाब से देखूं तो
है ही नहीं आपके राजस्थान बोर्ड की किताब में, यहां तक तो राजस्थान बोर्ड की किताब ही है मेरे पास। मैक्सिमम दिया हुआ है एलिप्स और स्ट्रेट लाइन का प्रतिच्छेदन, बस। आपके सामने ही है, ये लास्ट आर्टिकल है, हाइपर बोला है, वो है ही नहीं, वो यहां तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंचेगा भी नहीं, वो तो पता है। तभी तो वो मैंने SS1 वगैरह फिर भी मैंने कहा एक एक दो दो क्वेश्चन लिखा दूं। अब जैसे इसके हिसाब से तो, और हाइपरबोला में तो बिल्कुल ही वही इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, मतलब सिर्फ उसकी डेफिनेशन देके खत्म किया जा सकता है, इतना हाइपरबोला है। हाइपरबोला में इतना है बस। हाँ ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन लिखो। फिर भी मैंने कहा छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चन हल्का फुल्का, तभी मैं हल्का फुल्का कुछ कुछ कराता जा रहा हूं। लिखो, यदि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से, क्या नहीं नहीं वो तो ऊपर बोल दिया ना, फिर मैं तीसरा क्यों लिखता। ये 3 के लिए भी साइन वाला सही है, वो तो θ4 तो है ऊपर, फिर मैं ऊपर की जगह फिर ये तीसरा क्यों लिख रहा हूं। बट वो है नहीं, इसलिए मैं प्रूफों पे नहीं जा रहा हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि ये आना भी है कि नहीं। आपके इसमें तो नॉर्मल भी नहीं दे रखा, तभी पेपर में भी कभी नॉर्मल दिखा भी नहीं है, एलिप्स हाइपरबोला वगैरह का। आपकी ये जो राजस्थान बोर्ड की किताब है, मैं तो ये पहले वाली बुक कह रहा हूं जो 2009 के टाइम चलती थी, उस किताब को फॉलो कर रहा हूं। तो लिखें, यदि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से, और आप देख सकते हो फर्स्ट बेंच में स्टूडेंट बैठे हैं, वो देख सकते हैं, उनके सामने बुक खुली हुई है। यदि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से दीर्घवृत्त x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1, यदि दो बिंदुओं x1 y1, अरे जब बिंदु लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखो ना, यदि दो बिंदु x1 y1 तथा क्या हो गया x2 y2 से, यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से, ये देखिए, बनने वाली स्पर्श जीवाएं लंबवत है, बनने वाली स्पर्श जीवाएं लंबवत है, तब x1 x2 अपॉन y1 y2 बराबर, दोनों की स्पर्श जीवाओं का समीकरण आता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। क्या बोला है, पहले बिंदु से जो बनने वाली स्पर्श जीवा है वो दूसरे बिंदु से बनने वाली स्पर्श जीवा के लंबवत है। अरे एक पॉइंट से जो टेंजेंट बनाया उसको मिलाकर जो स्पर्श जीवा बनी, वो दूसरे बिंदु से जो, भाई अब यहां मान लो दूसरा बिंदु यहां है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझे ये। अब x1 x2 बटा y1 y2 बताना है। क्वेश्चन लिखें, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, तो x1 y1 से गुजरने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाए, x2 y2 से गुजरने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाए। इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, if chord of contact of tangents, if chord of contact of tangents from point x1 y1 and x2 y2 to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 are at right angle, then
x1 x2 बटा y1 y2 इज इक्वल टू, ये दोनों राइट एंगल पे हैं। बताइए मुझे x1 y1 से गुजरने वाली स्पर्शजीवा, पहली स्पर्शजीवा x1, दूसरी स्पर्शजीवा प्रश्नानुसार दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। खत्म, क्वेश्चन तो आसान ही था। अगला क्वेश्चन, दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर बटा 4 प्लस वाई स्क्वेयर बटा 9 इज इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर बटा 4 प्लस वाई स्क्वेयर बटा 9 इज इक्वल टू 1। के अभिलंब का समीकरण, के अभिलंब का सिरा, सॉरी, के अभिलंब का सिरा ज्ञात करें जो के समांतर है। दिस के समांतर है। ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बटा 9 इक्वल टू 1, one of the points of which the normal are parallel to line this. One of the point of this at which normal is parallel to this line. तो आप समझ गए, ये जो दीर्घवृत्त है इसके उस नॉर्मल का सिरा बताना है जो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। यानी ये लाइन कुछ ऐसी दी हुई है, ये कैसी लाइन है, x को 0 पुट करो तो y -1, y को 0 पुट करो तो x हाफ। ये असल में लाइन है।
इसके किसी नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, ये सिरा बताना है, जहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ होगा तो वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या मानूं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ये मुझे बताना है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ऐसा ही है। ए मतलब 2 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, या तो याद रखना पड़ेगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस 3y अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐसा ही है क्या, 2x सीकेंट थीटा माइनस 3y कोसिकेंट थीटा बराबर -1। और ये किसके पैरेलल है, प्रश्न अनुसार माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। बराबर 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहां से थीटा आते ही वो पॉइंट पता लग जाएगा। इसको सॉल्व करके वो निकालना है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 कोसेक थीटा। अब इसे सॉल्व करके, और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज? 2/√5 किसका, क्या है 2/√5? मजा नहीं आया। या फिर 1/cos 1/sin, तो ये tan हो गया सीधा। ये क्या बन गया, 1/cos 1/sin tan थीटा बराबर ऐसा 3। तो साइन क्या आ गया, cos थीटा (2/√10). ऐसा नहीं है, अरे या तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अरे 2/√10 और 9/√10, या -2/√10 और -9/√10। अरे tan थीटा अगर 3 है, इसका मतलब साइन कॉस या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अरे क्योंकि सिरे भी तो 2 हैं। त्रिकोणमिति जानते हो ना, लग रहा है ऐसा। सर एक बार दोबारा समझाना। तो दोबारा ऐसा है कि ये लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालनी है, जिस लाइन को हम यहां नॉर्मल कह रहे हैं, और उसका आपको एंड पॉइंट निकालना है। तो आपने पॉइंट क्या माना, कि माना पॉइंट है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। एलिप्स के ऊपर का कोई भी बिंदु ऐसा होता है। तो इस पॉइंट से गुजरने वाला आपको नॉर्मल निकालना था, और उस नॉर्मल की इक्वेशन ये मुझे याद थी, ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किया। अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप बराबर, इसका स्लोप 2 आया, इसका स्लोप निकाल दिया, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, और साइन कॉस निकाल के तो सीधा आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है अगले दोनों क्वेश्चन। अब जो आ रहा है, अब जो आने वाला है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। सर आज 2D कर दो खत्म, बड़े दिनों की प्रॉब्लम पता क्या है, आप ना इसे 2D समझ रहे हो, आप इसे 2D मत समझो ना। आप सोचो कि सर पहले बिंदु कराया, फिर स्ट्रेट लाइन कराया, फिर सर्कल कराया, फिर पैराबोला कराया, फिर एलिप्स। आप उसको इतने टॉपिक गिनोगे तो आपको ये बड़ा ऐसा नहीं। अब ऐसे 2D एंड में कराया क्यों जाता है, इंस्टीट्यूट ऐसे क्यों एंड में कराता है? क्योंकि अगर मान लो एंड में बच्चा चला भी गया तो क्या बाकी सब कुछ कर लिया, हमने क्या छोड़ दिया? बट 2D। उसकी जगह मान लो 2D के बराबर ही मैं सेट रिलेशन छोड़ देता, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इतना छोड़ दिया। ये क्या छोड़े से 2D? नाम बोलने में ऐसा है ना 2D, तो 2D बहुत दिन। अरे भाई इसमें 60 टॉपिक है, 4-4 दिन लगाऊं तो भी 28 दिन है। तुमने अब 2D बोल के तुम अब निकलना चाहते हो तो अलग बात है। 2D वही मुद्दा वो है। अब तुम इसे 2D कहोगे तो 2D भाई, मैं तो जो बैच में पढ़ा रहा हूं उसको बोल रहा हूं आप इसे गिनो ही मत 2D, आप समझो कि 60 टॉपिक है। भाई जैसे अलजबरा होता है, मैंने आपको समझाया था, जैसे अलजबरा का मतलब मैंने आपको बताया था ना, सेट रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, पर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम, ये मिलके बनता है अलजबरा। ये अलजबरा है। ऐसे ही होता है हमारे पास कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व, ये हुआ कैलकुलस पूरा। ऐसे ही है 2D, स्ट्रेट पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब तुम तो 2D बोल के निकल रहे हो, अब उसको फिर बोलो ना अलजबरा कितने दिन हो गए, ये तो नहीं बोलते कैलकुलस कितने दिन हो गए। कैलकुलस में तो इंटीग्रल कैलकुलस नहीं ले लिए थे 25 दिन। अच्छा उसमें तो खैर ग्रेजुएशन वाला भी था, बट स्कूल वाला भी लेता तो वो 15 दिन तो थे ही ना, तो वो आधा कैलकुलस था, उसने 15 दिन ले लिए। आधा कैलकुलस और मिलाऊं 15 दिन मान लो तो 30 दिन तो हो ही रहे। 30 दिन से कम कोई कैसे करा सकता है कैलकुलस को भी? कैलकुलस 3 दिन, इसको भी 30 दिन तो मिलने चाहिए हैं? कितने? 32, 31वां दिन है ना। हाँ तो बस एक कल खत्म कर देंगे। हाँ तो 32 तो ठीक है, 32 तो अच्छा है। तो तुम्हारे 30 दांत हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि 32? सो आगे क्वेश्चन लिखें। यदि नाभि लंब या एक मिनट, यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यदि दीर्घवृत्त दिस के नाभि लंब के एक सिरे से, यदि दीर्घवृत्त दिस के नाभि लंब के एक सिरे से, यदि दीर्घवृत्त दिस के नाभि लंब के एक सिरे से अभिलंब खींचा जाता है जो लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, जो लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, तब ये प्रूव करना है।
जी, ये प्रूव करना है, यानी वो खुद मांग रहा है ई की शक्ल में आंसर। और वैसे भी पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या देखो, ये रहा नाभि लंब का एक सिरा क्या है, नाभि लंब का सिरा बोलो, ए ई कॉमा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पुट करके देख लेंगे भाई, एक्स स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर, क्योंकि ये किसके ऊपर है, एलिप्स के ऊपर है, 1 माइनस ई स्क्वेयर, 1 माइनस ई स्क्वेयर का मतलब 1 माइनस ई स्क्वेयर मतलब बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। चलो छोड़ो, तो इसे दे देते नाम बी स्क्वेयर बटा ए। यहां से एक अभिलंब खींचा गया, जो यहां से गुजर रहा है, ऐसी बात है, समझे क्वेश्चन। इस बिंदु से गुजरने वाला आपको नॉर्मल निकालना है, वो आगे जाके 0 माइनस बी से गुजर रहा है। इफ नॉर्मल एट, करो एक बार क्वेश्चन, इफ नॉर्मल एट, बस यही है दोनों बातें, वो उसे सेटिस्फाई करेगा। इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स दिस, इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ, अब इस बार तो एंड पॉइंट दिया ही हुआ है, इस बार मत ले लेना कहीं ए कॉस थीटा, पॉइंट तो पता ही है ना, अब कौन सा ए कॉस थीटा। इफ नॉर्मल एट वन एंड पॉइंट ऑफ, वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स दिस passes through one end of minor axis, passes through one end of minor axis, then, तो आपका आंसर क्या था, ए स्क्वेयर एक्स बटा x1, ऐसा ही था क्या, माइनस बी स्क्वेयर वाई बटा y1, और जब मैंने x की जगह, x1 की जगह एक कॉस थीटा रखा था तो यही बन गया था, ठीक है। और इसी की जगह तो ए कॉस थीटा रखा था, तब ए एक्स बटा कॉस थीटा। अब ये किस पॉइंट से गुजर रहा है, पॉइंट बेसिकली x1 y1 ना हो के ए ई और बी स्क्वेयर बटा ए है। ए एक्स माइनस ए ई वाई, और ये कहां से गुजर रहे हैं, 0 माइनस बी से, सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो। नंबर 1 0 माइनस बी से गुजरता है, देयरफॉर 0 माइनस बी सॉल्व करें, ऐसा प्रूव करना है। ई की शक्ल में लाना है ना, तो मैं ई की शक्ल में बना रहा हूं। ऐसा, अरे ए स्क्वेयर से तो एक स्क्वेयर कट गया, राइट साइड में ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, मुझे ई चाहिए बस, तो इसको फिर ई बनाया।
ये भी इंपॉर्टेंट ही लग रहा है मुझे तो। अच्छा, ऐसा ही है क्या? ऐसे किस बात का आशीर्वाद? सो अभी वो लड़का आया जिसका 7th रैंक है, कई बार मैं बोलता रहता हूँ ना, बुला दें क्या? वो भेजना। इस लड़के का 7th रैंक था, उसे 1st ग्रेड में। बस 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 बस। और ये कुछ क्या सुनना चाह रहे हो क्या इनके? थोड़ा मोटिवेट ही कर दो। शर्मा की अब तो 2 साल हो गए पढ़ाते हुए स्कूल में। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सेकंड ग्रेड है कि सर? अच्छा, सिलेक्शन के लिए कंफर्म हो जाएगा, आप मेहनत करना बढ़िया। ये तो जो सर लिखा है ना कॉपी में 90% वही आएगा, ये ध्यान रखना। और कुछ चीजें छूट जाती है ना, उसमें बच्चे 5-10 ऐसे होते हैं, सर ये छोड़ दिया, सर ये छोड़ दिया, सर ये छोड़ दिया। उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो रह जाता है। सही बोल रहा हूं मैं। हमारे बेस में यही हुआ। मैं वही चीज पढ़ी जो सर ने पढ़ाई, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है वो अलग बात है। क्योंकि भूख अपने को 3 रोटी की है। आप 10 रोटी यहां से ले ली, सब्जी यहां से ले लिया, अचार यहां से लेके आ गए, छाछ यहां से लेके गए, इकट्ठा कर लिया, लेकिन पढ़ा नहीं। सर क्या कर रहे हैं, पहली 1 रोटी लाए वो आपको खिला रहे हैं, फिर 2 रोटी लाए खिला रहे हैं, 3 रोटी लाए खिला रहे हैं। सिलेक्शन 2 रोटी पे 3 रोटी पे हो जाएगा, ये आपको 5 रोटी एक्स्ट्रा दे देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कभी वहां से लाए मैटर, कभी वहां से मैटर लाए। सर वाले छेड़ नहीं रहे। सर वाले पूरे क्वेश्चन कॉपी वाले शीट के सोल्व करने के बाद आप कुछ दूसरे उठाना। ऐसा नहीं सर वाले आपने नहीं किया और वो भी नहीं किया। वो बोलते हमारी एक सर थे, वो भी ऐसे बोलते थे, प्रतिभावान छात्र पिछड़ सकते हैं लेकिन मेहनती कभी नहीं पिछड़ेंगे। क्योंकि मेहनत करने वाला रेगुलर चलता रहेगा। इंटेलिजेंट लड़का हो सकता है 2 चैप्टर पढ़ लिया, 3D 2D पढ़ ली, 10 दिन रेस्ट कर लिया। अवकलन समाकलन पढ़ लिया, 5 दिन रेस्ट कर लिया। और जो रेगुलर चल रहा है वो 1 दिन रेस्ट नहीं की। चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना रोज है। और जो टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज सर ने ज्वाइन कर ली,
करवा देना सर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन। हाँ क्योंकि मैं तो मेरा बता रहा हूँ। हाँ हाँ, उसने ज्वाइन नहीं की और उसी ने मेरे को बताया कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। उसने पिछली बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, अब की बार उसी ने ही बताया मेरे को कि मैंने सर के टेस्ट ज्वाइन कर ली। मैं क्यों, तो पिछली बार ही करना चाहिए था कि यार पिछली बार तो गलती हो गई। मैं क्यों ठीक है, तभी मेरे को पता चला है। उन्होंने बोला कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। टेस्ट सीरीज होती है ना, 3 दिन में 1 चैप्टर या 4 दिन में 2 दिन में, वो जरूरी है यार। आईआईएम के बच्चों का बहुत कॉल आता है मेरे पास कि सर ने बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। जो सीट दे दी ना, उसको 100% करना आपको। और ऐसा नहीं कि सिलेबस आप छोड़ दो। हो सकता है जो आपने सिलेबस छोड़ा कोई भी, उसमें से ऊपर से क्वेश्चन आ गया, और जो आपने गहराई से पढ़ा जो टॉपिक, उनमें से और गहराई से दे दिया क्वेश्चन। इसलिए छोड़ना एक ही मत। कोई भी टॉपिक है वो पूरा करना। 15 टॉपिक है तो 15 आप कर लो एक बार। हो सकता है आपको नहीं है, लेकिन हल्का हल्का तो कर लो। हो सकता है कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। पूरा पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 सेकेंड ग्रेड में 130 है, फर्स्ट ग्रेड में 120 है। पूरे पेपर क्वेश्चन टफ नहीं आता है। 40 क्वेश्चन टफ आ गए, 50 क्वेश्चन टफ आ गए, 60 आ गए, 30 आ गए। पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं आएगा। और सर के अनुसार चलोगे तो कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा आपका। यदि आपके अनुसार चलोगे, उसमें कह नहीं सकते, क्योंकि हर बेस में पूरा का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी बोल रहा हूं, आपको बुरा लगा होगा, पूरा सिलेक्शन नहीं होगा पूरा बेस का। हो सकता है पूरा के हो जाए, क्योंकि सर के अनुसार चलोगे तो पूरा का भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कभी भी मत बोलना। मैं और बोल रहा हूं, सर भक्के है, सर ये क्वेश्चन बताओ, ये करो, ये छोड़ दिया आपने, छोड़ा क्यों? क्योंकि हो सकता है बीच में जो कोई टॉपिक चल रहा है, कोई लड़का आके बीच में, सर ये बताओ, सर को अटकाते हैं आज, सर को ये करते हैं, सर को होता है ये सही में बोल रहा हूं, ये होता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह होता है ये। सब कोचिंग में सर को कोशिश करते हैं, सर को आता है नहीं आता, वो करते हैं। ये कन्फर्म है कि आपसे ज्यादा आता है, तभी तो यहाँ ये सर खड़े हैं। ये तो कभी भी दिमाग मत रखना कि सर को ये चीज फंसा देते हैं, वो कर देते हैं, सर को ये चीज आई नहीं इसलिए सर ने छोड़ दी, वो नहीं हुआ इसलिए सर ने छोड़ दी। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना। जब वहां से शुरू होते हो ना, रूम से निकलते टाइम यहाँ आते हो ना, तो एक ही ध्यान रखना, सर ने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन अपन तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो सीट से नहीं आए, वो सर को हो सकता अलग टाइम में पूछ लें, आते टाइम में पूछ लें, जाते टाइम में पूछ लें, और सर मना भी नहीं करेंगे इस चीजों का। उस टाइम हो सकता है बुरा लगता है, क्योंकि ये खड़ा हो गया, सर आपने ये छुड़ाया क्यों, हमने फीस दी कोचिंग की, इतनी फीस दी, आपने ये क्यों छुड़ाया। ये कभी भी मत नहीं करना। कौन सी भी कोचिंग में जाओ, ये चीज मत करना आप। इससे नुकसान आपका है, सर का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सर ने तो पूरी फीस ले ली। ये नुकसान आपका ही है, सर का कुछ नहीं जाएगा। और लिमिट मान लो। मैं ऐसा करता था कि समझो समाकलन, अवकलन, 3D 2D, जो ज्यादा कुछ चीजें याद होता है ना, एलजेब्रा का हो गया, 2D 3D, इनको मैं एक अलग पार्ट बना लिया कि इनको मैं इस टाइम 1.5 घंटा पढ़ूंगा। जो समाकलन, अवकलन है, मैट्रिक्स सारणी है, इनको मैं एक टाइम में बना लिया। जिस टाइम मेरे को नींद वगैरह ऐसा कुछ आते, उस टाइम में मिलाने वाला कर लिया। जीके का पार्ट अलग कर लिया, इस टाइम मेरे को ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ऐसा नहीं कि मैं एक सा नहीं किया कि समाकलन को आज पूरी को कंप्लीट करूं, ऐसा नहीं किया। हो सकता है 2D को मैं आज कंप्लीट करूं, ऐसा मैं कभी नहीं किया। हो सकता है मेरे को 2D में 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, उसके साथ समाकलन भी करूंगा मैं 2 घंटा, ये 2 घंटा 2D करूंगा, 2 घंटा एलजेब्रा पढ़ूंगा, बीएससी का पार्ट इस टाइम पढ़ूंगा। मैंने ऐसे किया। कुछ करते हैं कि एक दिन में ही समाकलन या 2 दिन में, बीच में नहीं, कि दूसरे बोरिंग हो जाता है। क्योंकि 2D में ज्यादातर कुछ चीजें याद करने की भी होती है, फॉर्मूले वगैरह। और मैट्रिक्स सारणी, अवकलन, समाकलन इनमें सीधे है, पेन चलाओ और लास्ट तक। ऑप्शन से तो सबसे फायदा यही है, सर ऑप्शन से ही क्वेश्चन कराते ज्यादातर। सबसे बड़ा फायदा आपका यही है। आईआईएम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि
यहां से शुरू करते हैं प्रश्न आ जाता है ऊपर, और कभी ऊपर वाले शुरू करते हैं नीचे आ जाता है। हाँ सही है चीज। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं सर ने ऑप्शन से ही करवाए। अब हो सकता है वहां कुछ कुछ चीज चेंज हो जाए, लेकिन इसके अनुसार चलोगे तो लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। और मैंने टेट सीरीज ज्वाइन की, मेरा सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं हुआ। सर उसमें सर कम ही बच्चे थे उस टाइम टेस्ट वाले, और टेस्ट दिए ना उसमें 6-7 तो मेरे जानकार हैं, 4 तो हमारे बेच के थे, और 2 हम 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने टेस्ट दिया था। वो तो मेरे क्लोज थे 7 बेच, क्योंकि हम 7 आसपास बैठते, एक बैग वहां आपस में मिल गए, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पहली बार कोशिश हम यही करते हैं कि सर से मत पूछो क्वेश्चन, अपन खुद प्रैक्टिस करो। यदि मेरे से ही क्वेश्चन नहीं आया फिर मैं साथ वाले को पूछूंगा, उसको भी नहीं आया तो मैं पीछे वाले को पूछूंगा, आगे वाले को पूछूंगा, बगल वाले को पूछूंगा, क्योंकि वो दिमाग में ज्यादा रहता है। फिर चारों तरफ से हार जाते हैं ना, फिर हम सर के पास जाते थे कि सर ये बता दो हमको। वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलोगे, ऐसा पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा। हाँ 11 रैंक टॉप के टेस्ट में। अब की बार सेकंड ग्रेड में भी पोस्ट बहुत है। सबसे बड़ी बात तो मेरे को खुशी कहाँ हुई, जब मैं आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए गया था, उस टाइम 2 गुना का रिजल्ट आया हुआ था, डबल पास किए थे। उसमें लगभग 80% या 70% आईआईएम का बैग लिए हुए लड़के थे। रियल में ये मैं सही बता रहा हूं। हाँ मैं खुद बैग नहीं लेके गया, मैंने सोचा कि ऐसे देख कोई बोलेंगे देख बैग ले गया कोचिंग का, देख बैग ले गया, लेकिन मेरे वहां फिर दुख हुआ। मेरे को जिस जहां मैंने कोचिंग की वो मैं बैग लेके नहीं गया, वहां मेरे को दुख हुआ रियल में, क्योंकि बाकी को बैग देखा मैं सही बता रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम ले गया नहीं, देख क्या बोलेंगे देख कोचिंग का बैग लेके आया, वो लेके आया। क्या हुआ क्या क्या हाँ वो तो सर का मैटर है क्या। उसके बाद में जब वहां बीकानेर गए ना, उस टाइम में वो बैग लेके गया था साथ में, तब मेरे को खुशी हुई कि देखो मैं उस टाइम बैग नहीं ले गया और यहाँ बैग लेके गया हूँ। ठीक है सर। हाँ जो करा रहे वो तो जरूर, वो मत छोड़ना, उसके अलावा आप हो सकता पढ़ो वो नहीं, लेकिन जो ये है ना वो पूरे के पूरे दिमाग में रहना चाहिए। कौन उस किताब में से कॉपी में से कौन सा दूसरा कोई स्टूडेंट आपको पूछ लेना तो आप तुरंत बता दो कि इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। और आपके दिमाग में हो सकता है सर एक प्रकार से बताया क्वेश्चन, आपको हो सकता है दूसरे प्रकार से है, तो क्रॉस करके साइड में वो आपका दूसरा पैटर्न लिख लो। जब भी कभी क्वेश्चन वापस पढ़ोगे तो तुरंत वो आपको पैटर्न याद आ जाएगा, क्योंकि मैथ में जरूरी नहीं है कि एक तरीके से होगा। मेरे खुद के पास जब अभी बोर्ड की कॉपी आई थी तो हमको वहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आंसर की सीट देख के भेजी थी, तो उसमें 30% जो आंसर दिया ना उस हिसाब से क्वेश्चन थे, बाकी अपने हिसाब से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे। तो जरूर नहीं कि सर के अनुसार ही आप चलो, उस साइड में और लगा लो, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में शॉर्ट होगा, और आ रहा है तो और साइड में लिख लो, या एक बीच में पेज चिपका दो। जो भी टॉपिक कंप्लीट होए उसमें 5 या 7-8 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, कहीं भी मैटर आपको मिले वो तुरंत उसमें लिख लिया करो। मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे सीट में ऐसी बड़ी सी शीट थी, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें 7-8 पेज खाली छोड़ता था, उसमें से मेरे लगभग 5-6 पेज तो सब में भर जाते थे, उसमें कहीं न कहीं में उतार लेता क्वेश्चन। एसआर सैनी को मैंने नहीं छेड़ी, बहुत कम जो आईआईटी मेरे से क्वेश्चन थे ना वो मैं क्वेश्चन थोड़े बहुत पढ़े थे, जब टेस्ट देने के बाद वहां जाता था तब, क्योंकि हाँ हाँ ये तो कन्फर्म पढ़ लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोलता।
जो पढ़ा रहा ना वो कन्फर्म पढ़ो, वो कहीं भी मत छोड़ना। ऐसा नहीं जो आप छोड़ रहे हो वही क्वेश्चन मांगे, फिर आप बोलोगे कि देख सर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं है। सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो अधिकतर बोलते हैं कुछ लोग कि सर वाला कुछ नहीं है, पीस ले ली, वैसा कर ले यार, वो कभी भी मत करना आप। इसको पढ़ना, इससे सिलेक्शन नहीं होगा ना फिर आप अलग बात है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है सर। अच्छा जी के एक सर मेरी फोटो खींचा दो, फोटो, हाँ स्टेटस में लगा दूंगा। दोस्त होता है जिस कोचिंग में आए वहां पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं वहां, वो ले लेंगे, इसमें आई नहीं थी। कैमरा हो नहीं रही है क्लिक। हाँ आप वाले से कर लो। क्या हुआ? हाँ सब वहां से खींच देंगे आपके साथ। मेरे वहां बोले सर ने, प्रिंसिपल सर ने बोले थे, प्रिंसिपल बोल रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ी। अच्छा हाँ मैं अभी बताऊंगा उनको, मेरे को देखो ये है पीछे से ले लो ना। ठीक है सर। जीके का पूछ रहे हैं, जीके साइंस वालों का तो ठीक ठाक होता है, जीके भी साथ साथ जरूरी पढ़ना आप। ठीक था सर। अब जीके वाला मैं दिए ही नहीं। हाँ दोनों दोनों। मेरे 231 या 41 थे, 40% मेरी जाती है, 40 ही नहीं गई अब की बार तो। मेरे 47 क्वेश्चन थे, 47, और बाकी इसमें, क्योंकि इसमें 10 तो आपके मैथ के आ जाएंगे, इंग्लिश के आ जाएंगे, साइंस के आ जाएंगे, ये तो क्वेश्चन आप आराम से हो जाएगा। हाँ नहीं प्रचार वाली बात नहीं है, टेस्ट सीरीज दबाव भी नहीं आपके ऊपर, थोड़ा आपको कोचिंग का ही दबाव था कि आपके ऊपर कि आप कोचिंग करो, किसी का ही नहीं था, टेस्ट का भी किसी का नहीं है। तुम्हारा फायदा है तब कर लेना, फायदा नहीं है तो मत करना, बस यही है। लेकिन यह है कि फायदा 100% होगा आपका यदि ज्वाइन करोगे तो। नाम मैं बता दूंगा। ठीक है सर। नाम इनका है राम अवतार, राम अवतार चौयल, हाँ शायद CHOYAL हैं। फर्स्ट ग्रेड में अभी जो हुए थे ना, तो ये बता तो रहे इनके साथ वाली नहीं, वो तो है हकीकत, पहले ही बता रहा हूं, जिनका नहीं भी हुआ होगा ना हमारे यहाँ, और उसमें जो नहीं होने का कारण था, अब छोड़ो फिर तुम और वही बात है, मैं कई बातें ऐसी होती जो कर ही नहीं सकता इंसान। क्लास में बोलना ही बड़ा भारी काम हो रहा है।